नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए और खास करके देश की नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए। आज आईएनएस तमाल, पहला स्टेल्थ फ्रिगेट जो भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहा है, और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार, इंडियन नेवी। बहुत लंबा अनुभव और बहुत ही लंबा सेवा काल रहा है उनका। सर, आपका स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दर्शकों के लिए आप अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। जय हिंद, शनो वरुणा। कर्नल उत्कर्ष राठौर जी से बात करके मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। आज एक सुनहरा दिन है। आईएनएस तमाल जो इंडियन नेवी में शामिल होने जा रहा है, रशिया में यंतार शिपयार्ड कलिनिंग्राद में इसकी कमीशनिंग हो रही है और भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह वहाँ मौजूद हैं और रशियन क्रू के साथ और वहाँ के डिग्निटरी के साथ इंडियन नेवल शिप अपने 250 कर्मियों के साथ कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में अब इसकी कमाल संभालने वाला है। तो बहुत ही अच्छा दिन है और भारतीय नौसेना को मैं बधाई दूंगा, कैप्टन को और उनके कर्मियों को बधाई देता हूं यहां से, और शिप के आने का इंतजार हम सबको है। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है नौसेना में, जरा बताएं। यस, देखिए, नेवी ज्वाइन की मैंने 1984 में और तब से इसके बाद मैंने शिप सर्विस के साथ साथ एविएशन का भी ट्रेनिंग लिया और पायलट बना, इंस्ट्रक्टर पायलट बना। शिप की कमांड की आईएनएस चटक वही शिप था जिस सेम टाइप का शिप जिसने कराची में 71 में अटैक किया था। वहाँ से मुझे सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर करने का अनुभव भी मिला। P-15 जो पहला मिसाइल फायरिंग की थी भारत ने, तो आईएनएस चटक एक मिसाइल बोट थी जी, जो किलर स्क्वाड्रन के नाम से जानी जाती है और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ उस किलर स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर होने का। बाद में उस शिप को गर्ड करके कोचीन के नेवल परेड ग्राउंड में रखा गया था बहुत दिनों तक। और तो सर, आप वॉरशिप को भी कमांड किया और आप एक नेवल एविएटर भी रहे जी, और मैं जानता हूं कि आप फ्लाइट सेफ्टी के भी एक्सपर्ट हैं जी। तो बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है, शानदार सेवा की है आपने। आइए बात करते हैं आईएनएस तमाल के बारे में। आईएनएस तमाल खास क्यों है? आईएनएस तमाल, सबसे पहले तो मैं थोड़ी हिस्ट्री में चला जाऊं इसके। तो देखिए, हमने 2001 के दौरान हमने ये सोचा था कि हम कुछ शिप्स रशिया से लेंगे जो फ्रिगेट्स होंगे। पहले भी हमारे कई डिस्ट्रॉयर्स वहाँ से हमने खरीदे थे जो हमने कमीशन किए थे रशिया से। मिसाइल बोट भी रशियन मिसाइल बोट ही ओसा क्लास की थी जिसकी मैंने चर्चा की। और लगातार भारत और रशिया का डिफेंस कोऑपरेशन खासकर नेवी में बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये मिसाइल बोट्स जब आए थे उसके बाद हमने डिस्ट्रॉयर्स खरीदे, उनमें से राणा रंजीत राजपूत, रणविजय, रणवीर, ये हमारे डिस्ट्रॉयर थे। उसके बाद हमने इनको भारत में निर्मित करना शुरू किया। तो ये तलवार क्लास के 3 शिप पहले हमने तलवार, त्रिशूल, तबर लिए जो इसी क्लास के थे। उसके बाद हमने फिर फॉलो ऑन उनका लिया, वो तेग और तरकस, ऐसे हमने 3 और शिप्स लिए। 6 शिप के बाद 2016 में फिर से सरकार ने एडवांस जो शिप्स हैं इसके, उनका भी एक हमने कॉन्टेक्ट किया रशिया से और उसमें हमने ये 2 शिप्स रशिया में बनाने के लिए, तो ये तुशील और ये तमाल, और 2 गोवा में बनाने के लिए आईएनएस तपस्या, और तीसरा चौथा शिप भी बनाने के लिए जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा। ये आखिरी शिप है जो रशिया में बनेगा? हाँ, यही आखिरी शिप सिर्फ इसी क्लास का नहीं, आपको और दर्शकों को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि भारत अपने जो स्वावलंबन भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उसमें कदम में ये जो शिप है ये अब लास्ट शिप है जो किसी भी फॉरेन शिपयार्ड से हम बना रहे हैं। तो ये यांतर शिपयार्ड में पीटर्सबर्ग एंड कलिनिंग्राद में बनने वाला ये लास्ट शिप है और इसके बाद हम किसी भी शिप को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। और 60 से ज़्यादा जो शिपयार्ड्स में आज के दिन में हमारे शिप्स बन रहे हैं वो सब भारत में बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है। इसलिए तमाल की कमीशनिंग एक तरीके से भारत में बनने वाले शिप्स के लिए एक मील का पत्थर
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने उत्कर्ष जी। ये तो बहुत ही शानदार बात है कि हमने लास्ट शिप ये बनाया है जो रशिया से मिलेगा, और इसके इंजन, वो भी एक बात मैं बताऊं आपको, इसके इंजन यूक्रेन के हैं। मैं आपसे पूछना चाहता जी, था जी। कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत ने जब रूस को कहा कि हमारे शिप्स में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा इंजन यूक्रेन में फंसे हैं। थोड़ी डिले हुई थी, इसको 22-23 में आ जाना चाहिए था, लेकिन इसकी डिले हुई। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे दोनों कंट्री से अच्छे थे, तो हमने इतने सब के बावजूद उन दोनों इंजन्स को लेके इन दोनों शिप्स को अपने अपनी जगह पे डाला, और ये एक बेहतरीन नमूना माना जाएगा हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ। तो आईएनएस तुशील और तमाल दोनों हमने इसी दौरान, रूस यूक्रेन युद्ध बिल्कुल। के दौरान बिल्कुल। इनको हमने हासिल किया, और यूक्रेन युद्धरत होने के बाद भी इन शिप्स का इंजन रूस को दिया उन्होंने। तो सर, आईएनएस तमाल खास क्यों है, क्या खूबियां हैं इसकी? उसके साथ मैं जोड़ दूं, बाकी जो 2 शिप में बन रहे हैं गोवा में, उनके भी इंजन यूक्रेन से हमें डिलीवरी किए जाएंगे। Oh, wonderful. तो यहां तक हमारी बात आती है, यूक्रेन के साथ हमारा लगातार संबंध जारी है, और इसे हमें समझना चाहिए। कमाल की बात अब करें तो तुसील के बाद ये दूसरा शिप है जो फॉलोअन में नया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है इसमें। एक तो देखिए, ये 120 मीटर का लंबा शिप और 250 क्रू के साथ इसकी जो कैपेबिलिटी है 3000 नॉटिकल माइल की, 30 नॉट, करीब 45-50 किलोमीटर की घंटे से ये दूर तक, इंड्योरेंस तक स्टैंड अलोन अपने मिशंस कर सकता है। ये सबमरीन के लिए भी घातक है, और एयर डिफेंस में हवा में मार करने के लिए भी घातक है। मिसाइल को रोकना हो, एयरक्राफ्ट को रोकना हो, या सबमरीन को रोकना हो, तो इसमें कई चीजें ऐसी लगी हैं, जैसे सोनार, जो हमारी जो इंडियन सोनार्स या हमारे इंडियन रडार्स या हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स, इनका इंटीग्रेशन इसमें किया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि करीब 26% जो है ये इंडिजनाइज्ड है ये शिप। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना दर्शकों को। और इसके साथ ही करीब 33 से ज्यादा सिस्टम जो इसमें लगे हैं वो इंडियन है, और हमने कई ये भी रखा है कि आगे इसमें हम फिटमेंट कर सकें, इसमें रेट्रोफिटिंग कर सके भारत में आने के बाद कई इक्विपमेंट्स। तो नोवा हुआ, इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ये केल्ट्रॉन है, ये कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से, और इसके इंजीनियर्स, इसके लोग इस दौरान, लड़ाई के दौरान वहां जा रहे थे और सारी चीजें उसमें इंटीग्रेट कर रहे थे। तो आप बेहतरीन शिप के मामले तो आप समझ सकते हो, उसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, लैंड अटैक मिसाइल्स, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आप देख रहे हो, ब्रह्मोस, शितल जो है सरफेस टू एयर फायरिंग इसमें जो लगा हुआ है एयर डिफेंस के लिए, टॉर्पीडोज है इसके अंदर सबमरीन को मारने के लिए, रॉकेट लॉन्चर्स है इसके अंदर, और देखिए 100 mm की गन है इसमें, शिप को मारने के लिए भी, एयरक्राफ्ट को मारने के लिए भी। क्लोजिंग गन जो 30 mm की है, रैपिड फायर करती है, वो भी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसमें 2 लगी हुई है 30 mm की। तो इतने सारे वेपन पैकेज के साथ ये सब सूट, रडार सूट, सोनार सूट, आप चाहे पूरा एक ये सब पैकेज है। वंडरफुल पैकेज लगता है आईएनएस तमाल जी। ये मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि नेवल वॉरफेयर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है और क्या इसका महत्व है? उत्कर्ष जी, देखिए, आश्चर्य और दूरी नेवी की यही सबसे बड़ी काबिलियत है, जितना दूर रह के हम मार सके और जितना आश्चर्य दे सके, कहां से आया, किधर मैन्यूवर किया, क्योंकि सुबह इधर है, शाम को उधर है, और किधर से मिसाइल आई है पता नहीं लगना चाहिए दुश्मन को। उस हिसाब से इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में इसको अपनी जो रडार, इसकी क्रॉस सेक्शन है, ये दूसरे रडार से डिटेक्ट ना हो। जितना ज्यादा कम डिटेक्ट होगा, उतनी इसकी आश्चर्य जो है, इसकी गुप्त रहने की समुद्र में क्षमता बढ़ेगी, और यह दुश्मन को दूर से ही अटैक करके मार सकता है। हम उसको पकड़े या हो हमें पकड़े पहले रडार पे, क्योंकि समुद्र की लड़ाई जनरली डिस्टेंट होती है, और इसलिए इसमें स्टिल टेक्नोलॉजी में इसके जो कट है, इसके जो रडार सेक्शन है, इसका जो शेप है, वो इतना शार्प बनाया गया है, एजेस इतने कम है कि ये रडार पे दिखेगा नहीं दुश्मन को, और आसानी से अपना काम करके वापस भी आ सकता है बिना डिटेक्ट हुए। तो ये इसकी काबिलियत स्टिल फ्रिगेट की। आपने जो बात की, इसके अंदर सोनार लगा है, क्या इस तरीके के सोनार हम अपने मौजूदा शिप्स में भी लगाने की सोच रहे हैं? हमारे सारे फ्रिगेट्स में सोनार है। देखिए, फ्रिगेट का मतलब होता है शिप जो कैपेबल हो अकेला अपने आप पेट्रोलिंग करने के लिए, जिसमें वो एयर डिफेंस भी कर सके और सबमरीन के अगेंस्ट भी डिफेंस कर सके, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ये वैनगार्ड पे चलते हैं और आगे आगे इनको रखा जाता है एयर डिफेंस के लिए भी, और अगर जैसे
मैं एक बात बताऊं, आप इस गोलाकार चीज को देखो तो समुद्र में एयर डिफेंस एक तरफ से नहीं होती जैसे कि हमारे एलओसी पे हो रही है कि पाकिस्तान इधर है। वो उनका जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, नीचे आएगा, ऊपर से आएगा और यहां से मिसाइल फायर कर देगा। तो चारों तरफ से, और उसके साथ एसिमेट्रिक थ्रेट ड्रोन्स का। तो मिसाइल का, एयरक्राफ्ट का थ्रेट, सबमरीन का थ्रेट और एसिमेट्रिक थ्रेट, इस थ्रेट को लेकर फ्लीट चलती है और बीच में टैंकर और एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसके फ्लैंक्स पे ऐसे शिप्स होते हैं जैसे हमारा तमाल, त्रिशूल, या हमारे विशाखापट्टनम, मुंबई, इम्फाल डिस्ट्रॉयर्स। ये इनको दूर तक भेजा भी जाता है पेट्रोलिंग के लिए, वापस आ जाते हैं, फिर फ्लीट के साथ चलते हैं, सर्वेलेंस रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पे प्रहार करने के लिए दूर जाके करके वापस आ जाते तो हैं। आपने बड़े सरल शब्दों में बता दिया कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता क्या है। जी जी तो बिल्कुल। आईएनएस तमाल वेस्टर्न नेवल फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलेगा। जी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और मील का पत्थर इसलिए है क्योंकि इसके बाद भारत स्वयं अपने वॉरशिप्स, युद्धपोतों को बनाएगा। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने क्लिष्ट विषय को, इतने कठिन विषय को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर्नल उत्कर्ष, थैंक यू सो मच।